और ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर को लेकर जो विवाद चल रहा है उसी पर आज हमारी चर्चा है। जीतने पर ईवीएम भगवान, हारने पे वही ईवीएम शैतान, ये विशेष है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कपिल मदान, पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कपिल। साथ ही शेखर अय्यर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। कपिल, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। युवा सांसद, एक लंबा एक तरह से समय रहा, 35 साल का समय अगर हम माने, 30-35 साल में तमाम चुनाव के सुधार के साथ हम ईवीएम तक पहुंचे, जिसका हवाला आज की तारीख में राजीव गांधी का भी दिया जा रहा है कि बैलेट पेपर से कैसे उसका विकल्प ढूंढा जाए। हम ईवीएम पर आए हैं, आज फिर 35 साल पीछे जाने की आपका युवा नेता बात कर रहे हैं, राहुल गांधी। तो जीतने पर क्यों नहीं ये परेशानियां होती हैं, हारने पे ही क्यों ईवीएम शैतान दिखती है आपको? कपिल आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम। जी। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको काफी सारे आर्टिकल्स ये मिलेंगे जहां पे बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट रूप से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ईवीएम से चुनाव कराने पे सवाल किया था। चलिए, रिसर्च तक आप पहुंचे, उससे आगे बढ़ते हैं। वो रिसर्च बहुत पुरानी हो गई। एक सेकंड कपिल जी, समय नहीं है, इसलिए वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। कपिल जी, हम सीधे वीवीपैट पे आते हैं ना। आपने सवाल उठाया, उन्हीं सवालों का जवाब वीवीपैट है। बहस को यहाँ से शुरू करिए। नहीं कपिल जी, बहस को फिर यहाँ से शुरू करिए ना। रितु जी, पहले आप सवाल खड़ा करेंगे कि रिसर्च ठीक नहीं है। तो नहीं, मैंने कभी ये नहीं बोला कि आपकी रिसर्च ठीक नहीं है। आप मेरी दोबारा से मेरी वीडियो को प्ले कर दीजिए। मैंने सिर्फ ये बोला कि अगर आप इतिहास में जाके कुछ आर्टिकल्स देखेंगी तो आपको ऐसे प्रमाण मिलेंगे जहां पे आपको दिखेगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, वो एक पहले, जो मेरी रिसर्च ने मुझे बताया है कि वो एक पहले राजनेता थे बीजेपी के, जिन्होंने ईवीएम से चुनाव करवाने पे सवाल खड़ा किया था और उन्होंने ये मांग करी थी कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। तो अगर आपका हम नैरेटिव ठीक मान ले तो आप इस नैरेटिव के अंदर सबसे पहला नाम तो आडवाणी जी का ले, क्योंकि आपने कांग्रेस के सारे नेताओं के बारे में बोल दिया, शीर्ष नेतृत्व के। नहीं, हमारा कोई नैरेटिव नहीं है। रितु जी, हमारा कोई नैरेटिव नहीं है। एड्रेस ठीक करिए, बाकी कोई मसला नहीं है। आप अपनी बात रखें, लेकिन एड्रेस सही से करिए। जी, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं देखिए, अच्छी, चलिए, आपका नैरेटिव नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने कुछ लीडर्स के नाम लिए और बोला कि इन्होंने चैलेंज किया ईवीएम में, तो उसमें पहले नंबर पे जो नेता होने चाहिए वो लाल कृष्ण आडवाणी जी होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले सवाल उन्होंने उठाया। तो जो पहले सवाल उठाएगा, आप नाम भी तो उन्हीं का ही पहले लेंगे। ठीक है कपिल, अगर आपने इतनी बात कर ली है तो मैं जवाब दे दूं। कंफर्टेबल हो रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। और आप अनकंफर्टेबल हो गए। नहीं, मैं अनकंफर्टेबल नहीं हो रही। मैं कह रही हूँ बात को आगे बढ़ाइए, चर्चा करिए, इतिहास में जाके आज के विषय को, जिस विवाद को आप उठा रहे हैं उस विवाद का तर्क रखिए। मैं ये कह रही हूँ कपिल जी, तर्क रखें अपनी बात का। मेरी बात में कितना तर्क है वो आपके ऑडियंस जान रहे हैं, और आप कहेंगे तब तो समझ में आएगा ना कि कांग्रेस जीतने पर ईवीएम की बात नहीं करती है, हारने पे क्यों ईवीएम की बात करती है। इस पे तर्क दीजिए। बहस हम यहाँ कर रहे हैं। नहीं, बहस ये है कि एक इस देश के अंदर एक लोगों की एक ये इच्छा है, किसी राजनेताओं की इच्छा है कि उनको ईवीएम पे चुनाव कराने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैं उस कॉन्फिडेंस, जिन नेताओं ने ये बात बोली, किसी नेता को नहीं, आप अपने नेता का नाम लें, आप कहें राहुल गांधी का नाम लें, आप मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लें, उसमें आपत्ति क्या है आपको? आप उन्हीं के पक्ष को रख रहे हैं। आप कह रहे हैं कई नेता, कुछ नेता, नाम लीजिए साहब कपिल जी। देखिए, आरपी सिंह साहब बहुत केपेबल प्रवक्ता हैं, उनको आपके इतने साथ की जरूरत नहीं है, वो अकेले डिफेंड कर सकते हैं। कपिल, आप अपनी बात करें, आप मेरे रोल पे ना बात करें, अपनी बात करें। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि कांग्रेस जीतने पे ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं करती है, हारने पे क्यों करती है। मैंने आपसे कहा इसका तर्क बताएं आप। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अगर एक चुनाव पे सवाल या निशान है, अगर एक चुनाव हमारा एक जो डेमोक्रेटिक प्रणाली है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये उसका एक जिसको बोलते हैं कि उसका ये आधार है। माफ करिएगा कपिल जी, काफी लंबा समय हो गया। आरपी सिंह साहब के पास मैं चलती हूँ। सिंह साहब,
कांग्रेस अभी भी अपनी बात को उस तर्क पे नहीं रख पा रही है। कपिल हमारे साथ हैं। कपिल से 3 बार मैंने सवाल पूछा कि इस बात का तर्क क्या है कि जीतने पर ईवीएम अच्छी, ईवीएम भगवान, हारने पे ईवीएम खराब, ईवीएम शैतान हो जाती है। आरपी सिंह साहब। जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब का नाम है डेमोक्रेसी एट रिस्क। उसके पेज नंबर 78 पढ़ लेना चाहिए, मैं कॉपी भेज दूंगा। उन्होंने स्पष्ट तब भी कहा था कि अगर इसके साथ पेपर ट्रेल हो तो चीजें ठीक हो सकती हैं। तब पेपर ट्रेल नहीं होता था, तब वीवीपैट नहीं होता था। आज वीवीपैट है। कोर्ट ने भी कहा कि अगर किसी को शक हो तो वीवीपैट के थ्रू चिंता हो सकती है, चेक हो सकता है। परंतु क्योंकि ना खिसानी बिल्ली खंबा नोचे, अब चुनाव हार चुके हैं, किस ढंग से मुंह कैसे दिखाए। दिक्कत ईवीएम में नहीं है, दिक्कत इनकी लीडरशिप में है। जो लीडरशिप डिलीवर करने में फेल हो रही है वो उन सब्जेक्ट को लेती है जिसमें वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, अभी पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर तो बड़े छाती ठोक कर कह रहे थे कि हम जीत के बीजेपी हार गई, हमने बीजेपी को हरा दिया। हालांकि सरकार हमारी बनी है, पर फिर भी ये कहते हैं बीजेपी को हमने हरा दिया। तब ईवीएम ठीक थी, जब कर्नाटका में हुआ तो ईवीएम ठीक थी। फिर कहते आपने छोटे राज्य में कांग्रेस को और झारखंड को मुक्ति मोर्चा को जिता दिया, बड़े राज्य में जीत गए, तो तमिलनाडु छोटा राज्य है क्या? अच्छा, फिर अगर हमको ईवीएम में कुछ गड़बड़, अगर मैं ये इनकी चोरी पे चले जाऊं, फिर 240 सीट पे क्यों रुकते? हम भी 290 सीटें ले आते अपनी अकेले की। क्या कि बेतुकी सी बातें करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि किस ढंग से अपनी झेप मिटानी है। हम किस ढंग से अपनी झेप मिटाएं ताकि हम लोगों तक मुंह दिखाई कर पाए, नहीं तो अन्यथा लोग कहेंगे यार आपका नेता फेल हो गया, नेता बदलो। ईवीएम की दिक्कत नहीं, नेता बदलने की जरूरत है, ईवीएम ठीक है। शेखर साहब, मसला ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर है। बैलेट पेपर एक तरह से भारत की चुनावी राजनीति में इतिहास अब बन चुका है, उसके कई ऐसे प्रकरण रहे। आज ईवीएम पर जब सवाल उठाए गए, जो कपिल लगातार कह रहे हैं, जब सवाल उठाए गए तो वीवीपैट की एक तरह से पूरी तफ्तीश की गई और वीवीपैट एक उपाय के तौर पर निकला कि अगर किसी तरह का कोई सवाल है तो उसे भी दरकिनार किया जाए। रैंडम वीवीपैट निकाले गए जिन पर आज तक कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया है। फिर आखिर चुनाव हारने के बाद ईवीएम पे सवाल, क्या नेतृत्व पे जो जिम्मेदारियां हैं उस पे सवाल ना उठे? क्या ये उससे बचने का एक तरीका है, या फिर ये क्या कारण है कि कांग्रेस के सहयोगी दल भी उस तरह से आवाज नहीं बुलंद कर रहे ईवीएम को लेकर? क्योंकि बहुत से दल आज की तारीख में अपने राज्यों में सत्ता पर काबिज हैं। हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें, आंध्र प्रदेश की बात कर लें, तमाम राज्यों में। और हालिया चुनाव झारखंड का है। शेखर साहब। बिल्कुल रितु जी, जो कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस नेतृत्व की जो स्टैंड, मैं नहीं कहूँगा पूरी पार्टी में भी आपने दिखाया, कार्तिक चिदम्बरम जैसा नेता नहीं मानते, कई नेता नहीं मानते हैं कि इस तरह है। अगर ऐसा होता तो अगर कोई पार्टी करना चाहती है तो कोई पर्टिकुलर राज्य में क्यों करती है? लोकसभा चुनाव में करके पूरा बहुमत लेके जाती। लेकिन ये बात सच नहीं है। बात क्या है? ये सच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने कम से कम 3-4 बार ये बात गई है भाई ईवीएम को लेकर। अब कल भी आपने देखा क्या ऑब्जर्वेशन रहा कोर्ट का, वही बात जो आज हम कह रहे हैं, भाई जीतने से ठीक है, हारने से ठीक नहीं है। मुझे लगता है एक प्रकार से ये बचपना अप्रोच भी है। देखिए, इससे पार्टी, कोई भी पार्टी, मैं नहीं कह रहा हूँ फलाना पार्टी, कोई भी पार्टी अगर चुनाव में परिणाम उनके हिसाब से नहीं हुआ है तो उसको कब आत्मचिंतन करेंगे? आप इस तरह एक्सक्यूज देते जाएंगे तो आपके कार्यकर्ता पे क्या असर होगा? क्या आपके कार्यकर्ता, आपके कैडर इसको मानते हैं क्या? भाई ये लोगों की जो मूड बदलती रहती है, ये कई चुनाव में हुआ है। लोकसभा में एक चुनाव एक यह आया, राज्य, फिर विधानसभा में चीजें बदली है। देखिए, हमारी राजनीति आज जिस तरह इवॉल्व होके आ रहा है, इस पे ईवीएम में निशाना करके और कह रहा भाई बैलेट बॉक्स क्यों रिप्लेस हुए? उसका भी वो एक इतिहास है ना। बैलेट पेपर के समय क्या क्या होता था। कपिल आप ही के नेता हैं कार्तिक चिदम्बरम, उनका कहना है कि ईवीएम को लेकर किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, कोई सवाल नहीं है। फिर आखिर सारे सवाल राहुल गांधी को ही क्यों है ईवीएम से? देखिए, मैं सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट जब हमने चर्चा शुरू करी, उस चर्चा में मैंने ही कार्ति जी को और चिदम्बरम जी, जो उनके फादर साहब हैं, मैं दोनों को उनको कोट करके बोलना चाह रहा था कि उनके चुनावी प्रतिक्रिया के अंदर उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को उन्होंने बहुत बेहिचक खुल के बोला कि जो उन्होंने फील किया। लेकिन अगर एक जगह किसी को चुनावी प्रक्रिया के अंदर कोई संदेह नहीं है, इसका क्या मतलब ये है कि आप बोलेंगे कि पूरे
जो हमारे देश के अंदर चुनाव में है, कोई, क्योंकि एक इंसान ने बोल दिया कि उसको अपने चुनाव के अंदर संदेह नहीं है, अब हम ये मान लेंगे कि पूरे देश के अंदर कभी किसी चुनाव के अंदर कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ या गलती नहीं हो सकती। कपिल, ऐसा हम तो ये नहीं। मानते हैं कपिल, जो बात आप कह रहे हैं, तो 99 सीटें मेरे जब को बात कांग्रेस पूरी की आई करने लोकसभा दो। चुनाव में, रितु कपिल जी, कपिल रितु कपिल जी, कपिल रितु कपिल जी, जब रितु जी। 99 सीटें आई तो क्यों नहीं 99 सीटों पर दोबारा से चुनाव करा लिया कांग्रेस ने? अगर कांग्रेस को लगता है कि नहीं होता है सही चुनाव, जब 99 सीटें आई तो आपको एक संजीवनी मिली, तब आपने ये सवाल नहीं उठाए। आपको कहना चाहिए था। इसी की तो तर्क की बात की जा रही है कपिल जी। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं रितु जी। और आप मुझे मैंडेट पे मेरी सवाल उठा जानकारी रहे में- हैं। मेरी जानकारी में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप मेरे को करेक्ट कर सकती हैं कि अगर मेरी जानकारी गलत है, कि किसी नेता ने ये बोला है कि चुनाव को, कांग्रेस के नेता ने बोला है कि ये वाले चुनाव को दोबारा करवाया जाए और पोस्टल बैलेट से कराया जाए। आप महाराष्ट्र के वर्डिक्ट पे सवाल उठा रहे हैं। वो फ्यूचर चुनावों की बात हो रही है कि एक ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक कॉन्फिडेंस को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि काफी सारे ऐसे देश हैं आज भी जो डेवलप नेशन है, जहां कपिल पे जी, आज भी महाराष्ट्र का चुनाव नतीजा, EVM से- हाँ, डेवलप नेशंस की जो आप बात कर रहे हैं कपिल जी, वो उन देशों में वीवीपैट का खर्चा उठाना आसान नहीं है। उन देशों के लिए आपका देश जब विपक्ष ने सवाल उठाया, सुनिए अब मेरी बात, आपका देश जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन्स को लेकर हैकेथॉन कराया, तब वो तमाम राजनीतिक पार्टियां उस हैकेथॉन में नहीं पहुंची हैं। और आज की तारीख में देश वीवीपैट पर एक बड़ी संख्या खर्च कर रहा है, एक बड़ा अमाउंट खर्च किया जा रहा है तमाम मतदाताओं को सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक पार्टियों को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये एक बड़ी अड़चन उन तमाम देशों के सामने है कि वो उतना खर्च नहीं वहन कर सकते। रितु जी, आप ये कह रही हैं, रितु जी आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं जो डेवलप नेशन है उनका जो चुनाव का जो बजट है वो कम है, वो वीवीपैट मैं नहीं कह रही हूँ कपिल जी, कोर्ट ने सवाल उठाया, कपिल जी कोर्ट ने सवाल उठाया कि आप अपने देश को क्यों नहीं अलग मानते हैं, अपने देश की तुलना हमेशा क्यों आपको दूसरे देशों से करनी है, आप अपने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आपको क्यों नहीं विश्वास है, अपने देश में जो तमाम चुनाव सुधार हुए हैं उसमें आपको क्यों नहीं विश्वास हो रहा है। शेखर साहब, जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो देश की संस्थाओं पे सवाल है, देश के एक तरह से सुधारों पर, चुनाव को लेकर जब तमाम जो सुधार हुए उन पर सवाल है। क्या ये विपक्ष इस तरह से पूरे उस मैंडेट पे एक बड़ा सवाल नहीं उठाता है? नहीं, इनका रवैया 2014 से यही रहा है। 2014 में ये बात आई, 19 पे आई। ये देखिए, ये भी ये बात है ना, जहां जीतते हैं तो चुप हो जाते हैं। अभी 2024 में भी क्या हुआ, लोकसभा में जब उनकी संख्या बढ़ गई तो चुप हो गए, फिर अब लगता है कि महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, फिर शुरू कर दिए। अब देखिए, एक ही रास्ता है जो चुनाव का, जो चैलेंज करने का एक ही है। जो जिस कैंडिडेट को लग रहा है कि उसकी चुनाव में गड़बड़ी हुई है, वो इलेक्शन पिटीशन फाइल करना है, वो हर कैंडिडेट को करना पड़ेगा। अब महाराष्ट्र की बात है, कह रहे लीगल टीम लगाएंगे, वो सारे चीजें नहीं है। हर जो डिफीटेड कैंडिडेट को लगता है गड़बड़ हुआ है तो इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट पे फाइल करना है। यही होता है भाई, आपने इलेक्शन किसी दूसरे को डिक्लेयर हुआ है तो चैलेंज करना है। देखिए, वीवीपैट को लेकर सवालें थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी ऑर्डर दिया है कि जितना हो सके धीरे धीरे करके जितने बूथ्स में हम वीवीपैट लगा सकते हैं लगाने की बात चल रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के लास्ट ऑर्डर में भी आपने देखा, इसको लेकर जिक्र हुआ था कि जितना हो सके आप धीरे धीरे हर बूथ में वीवीपैट लगाने की कोशिश कीजिए, ताकि जो वोट करके आते हैं उनके सामने कागज होती है। यही बात है। देखिए, अब कांग्रेस नेतृत्व क्यों ऐसी सोच रही है, इसको लेके कोई क्या बहस कर सकते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी क्या बोल सकते हैं? कपिल जी संवैधानिक संस्थाओं के विवेक पे सवाल, जो तमाम वो संस्थाएं हैं जो चुनाव को एक तरह से संपन्न कराती हैं, जो पूरी एक फोर्स तैनात होती है, उस पूरी मशीनरी पे सवाल, तो सब पे सवाल है। सिर्फ सवाल इस पे नहीं है कि पार्टी के नेतृत्व के विवेक पे सवाल नहीं है। आपकी क्या रणनीति रह रही है चुनाव में जाने में, आखिर आप चुनाव क्यों हारते हैं, क्यों कांग्रेस लगातार चुनाव दर चुनाव राज्यों में हार रही है, ग्राफ क्यों नीचे गिर रहा है, क्यों दो तमाम आपके जो गठबंधन साथी हैं उन्हें किस तरह की आपत्तियां हो रही हैं जो मुखर होकर बोल रहे हैं, इस पे नहीं सवाल उठता है। तो नेतृत्व पे के विवेक पे सवाल नहीं है, बाकी सब पे सवाल है। कपिल जी, रितु जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बोलना चाहूँगा कि ये मुद्दा नहीं है कि अगर पार्टी का मैसेज
इलेक्टोरेट को नहीं पहुंचा, जनता तक नहीं पहुंचा, कहीं ना कहीं पार्टी का भी इसके अंदर कमी है, पार्टी में भी कमी है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन जो एडिशनल सपोर्ट इन सब चीजों से मिलता है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अभी एक वीडियो आया जहां उपचुनाव के अंदर एक दिख रहा था, एक पुलिस वाला एक किसी मतदाता को निकलने नहीं दे रहा था और वो बंदूक उसके हाथ में थी। तो अब आप ये बताइए कि इस तरीके के, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ कपिल जी, इस तरह की समस्याओं के लिए पूरा रेड्रेसल मैकेनिज्म है ना, तो इस शिकायत को लेकर आप जाएंगे चुनाव आयोग तक, चुनाव आयोग उस शिकायत को सुनेगा, उस पर कार्रवाई करेगा, तो एक पूरी प्रक्रिया है। लेकिन आप अपनी पूरी अपने सिर्फ अपनी असफलता को देखते हुए पूरी देश की व्यवस्था पर सवाल उठाते, और वो भी तब जब आपके खिलाफ नतीजा आए, तब वो मुखर होती है आपकी आवाज। तो ये जरूर लोग भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस को हमेशा तकलीफ ईवीएम से तब क्यों होती है जब कांग्रेस चुनाव हारती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज अभी हम तक नहीं आ रही है, लेकिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद शेखर साहब, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद